हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम पहली बार इस चैनल पे बहुत लंबा वीडियो शायद बहुत लंबा नहीं होगा, मैं भी नहीं जानती कितना लंबा ये वीडियो जाने वाला है, आपको तो दिखता रहेगा। तो उतने टाइम पे हम पूरे क्लास 9 का फिजिक्स कवर करने वाले हैं। टोटल 5 चैप्टर्स है। इसको मैंने कोई ऐसे डिजिटल नोट्स नहीं बनाए, ये सारे हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने अपने नोटबुक में लिखे थे। सो इन नोट्स के थ्रू हम पूरा ये क्लास 9 का फिजिक्स कवर करने जा रहे हैं। लेट्स सी हम कितना कवर कर पाते हैं। और अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियोस, क्योंकि मुझे वीडियोस पे कोई अच्छा रिस्पॉन्स तो मिल रहा है, बट फिर भी मैं 2-3 दिनों से देख रही हूँ कि सब्सक्राइबर काउंट जो है कम हो रहा है। आई डोंट नो वाई, कहाँ पे कमी हो रही है। सो प्लीज़, मैं हर समय बोलते आ रही हूँ, कोई भी सजेशन है प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि मैं देख पाऊँ और इम्प्रूव कर पाऊँ अपने आप को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ मोशन। सो मोशन में व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट पोजीशन with respect to time and a stationary object taken as reference point, then the body is said to be in motion। हम किसी को भी मोशन में है, ये मूवमेंट हो रहा है, इसके अंदर कब कहते हैं? कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई टेबल है। इस टेबल को मैंने क्या ले लिया? इस टेबल को मैंने ले लिया रेफरेंस पॉइंट, है ना। अब ये जो बंदा था ये पॉइंट ए पे था एक टाइम पे। अभी 5 बज रहे हैं, मान लो, अगर मान लो 5 बज रहा है अभी। सो मैं वापस 5:30 को आई, 5:30 AM को आई, तो फिर ये बंदा मुझे यहाँ पे दिखा, यानी कि इसके अंदर मूवमेंट हुआ, पॉइंट बी पे दिखा ये मुझे। सो इसके अंदर का मूवमेंट जो है मुझे दिख रहा है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट किसको लिया? यहाँ पे मैंने रेफरेंस पॉइंट टेबल को लिया। सो हर एक चीज़ मोशन में नहीं होती है, और वो डिपेंड करता है ऑन द ऑब्जर्वर ऑल्सो, कौन ऑब्जर्व कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। बेस्ट एग्जाम्पल, हम छोटे से मोशन के बारे में तो ज़्यादातर पढ़ते आ रहे हैं। ट्रेन ट्रेन का भी आप देखोगे, हमको लगेगा कि ट्रेन के अंदर जो बैठे लोग हैं वो मूव कर रहे हैं, बट अगर वो खुद देखेंगे ट्रेन के अंदर जाके आप देखोगे तो वो लोग तो स्टेशनरी है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेशनरी यानी कि होता है रेस्ट पे रहना विदाउट मूव करना, ठीक है, मूव ना करना, उसी को हम स्टेशनरी कहते हैं। अब रेस्ट स्टेट भी देखते हैं हम। सो अब हम रेस्ट वाला स्टेट देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to time and with respect to stationary point taken as reference point। ये समझिए, आपको अभी अभी मैंने समझाया था। ये मैंने कोई यहाँ पे पेड़ है, पेड़ तो स्टेशनरी रहने वाला है कितने भी सालों। और यहाँ पे कोई मान लो इंसान, कोई बना लेते हैं, कोई कार इंसान है, वो मुझे एक पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे दिख रहा है। फिर मैं आफ्टर सम टाइम आई तो मुझे ट्री के इस पॉइंट पे दिखा, तो मैं क्या बोलूँगी? वो मूव किया नहीं। फिर मैं थोड़ी देर के बाद आई, ये यहीं पे खड़ा है, तो मैंने बोला नहीं, ये तो स्टेशनरी है, कब से यहीं पे खड़ा है, रेस्ट पे ही है, ठीक है। सो ये हुआ रेस्ट। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो इतने ईजी है ना। देखो, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। हम किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में कब कहते हैं? अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस अगर वो कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इक्वल इंटरवल में, तब हम कहते हैं कि वो जो है किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में। अगर उसकी ग्राफ में बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम, और यहाँ पे मैंने ले लिया वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने वेलोसिटी ले लिया। तो मैं देख पा रही हूँ 1 और ये 2 और ये 3, यहाँ पे भी 1 सेकंड में वापस बनाती हूँ, ठीक है। ऐसा कोई मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे मैंने ले लिया टाइम और यहाँ पे मैंने ले लिया डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ले लिया मैंने। अब मैं इसको देख रही हूँ, तो ये जो बॉडी है 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, 2 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, 3 सेकेंड में 3 मीटर्स कवर कर रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि इतने टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस यहाँ पे कोई एक्स कवर किया है, तो वापस नेक्स्ट इंटरवल में भी उतना ही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, और वे इंटरवल्स भी इक्वल है, ठीक है। इनका गैप देख लो, यहाँ पे भी 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है। अगर मैं मान लूँ, आप पूछोगे फिर क्या हर समय से कंटिन्यूस होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 2, 4, 6 ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ आ गया। नॉन यूनिफॉर्म इसका उल्टा भाई। नॉन यूनिफॉर्म वाला ग्राफ आप कैसे भी बना लो, मतलब ऐसे बनता है कभी कभी। तो नॉन यूनिफॉर्म का तो ज़्यादा खेल है नहीं। ये the body covers unequal distances in equal intervals of time, then the body is said to be in non-uniform motion. I hope it's clear.
नाउ बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, और अगेन और एक डिफरेंस क्या पता होना चाहिए, स्पीड और वेलोसिटी का जो है डिफरेंस पता होना चाहिए। कभी कभी 2 नंबर में वो भी पूछ लिए जाते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। ये जो है की पॉइंट्स है, मैं जिनको अंडरलाइन कर रही हूँ। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। और इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट भी मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। सो पहले हम डिस्टेंस का समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है। ये मान लो आपका घर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, स्कूल है। स्कूल को कैसे बनाएं, चलो स्कूल की बड़ी बिल्डिंग ठीक है, 2-3 दरवाजे। अब ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, आपको घर स्कूल जाना है, तो ऐसा तो नहीं होगा सीधा आप चलते गए स्कूल आ गया, ऐसा तो बहुत रेयर केसेस में होगा। रोड पकड़नी पड़ेगी, बहुत सारे टर्न्स आपको लेने होंगे, तो ऐसे करके मान लो आप स्कूल में पहुंचे। तो एक्चुअल पाथ है ना, ये पूरा एक्चुअल पाथ है कि आप कैसे मुड़े, ये सारा क्या दिखा रहा है, ये सारा आपका दिखा रहा है डिस्टेंस, ठीक है ना। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई वैल्यू होता है जिसमें, अगर आपको मैग्नीट्यूड नहीं समझ रहे तो ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। ऐसे क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, उन्हीं को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और डिस्टेंस भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और ये स्केलर होने की वजह से बहुत सारी चीजें और भी स्केलर होती है, मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से डिस्टेंस जो है कंप्लीट समझ आ गया है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब वापस वही ले लेते हैं, ये मैंने पॉइंट ए, ये लिया मैंने पॉइंट बी, और यही था आपका घर और ये था आपका स्कूल, है ना। तो अब मैं पिछले बार कैसे गई थी, ऐसे मुड़ते मुड़ते ऐसे गई थी। अब मान लो मैं ऐसे सीधी चली जाऊँ, अगर मैं ऐसे स्ट्रेट पाथ में चली जाऊं तो वो क्या होगा, जब हम स्ट्रेट पाथ में चले जाते हैं तब क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उस पॉइंट के बीच में, है ना। 2 पॉइंट्स है ए और बी, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, और ये बी फाइनल पॉइंट है। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऐसे समझो जिसकी आप मान लो आपका सर्कल है, मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये देखो, वरना क्या पता आप डाइवर्ट हो जाओ। ये सारे छोड़ दो, हम क्या कहते हैं, बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं सर्कल में, है ना। मैथ्स आ गई साइंस में, पता नहीं कैसे तो बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं, और हम क्या कहते हैं कि डायमीटर है ना लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है। ऐसे हम कॉर्ड्स में उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। कॉर्ड्स में वो एक स्पेशल वाला है, तो सारे डिस्टेंसेस में ही डिस्प्लेसमेंट एक स्पेशल केस है। ऐसे नहीं कि ये और इसके बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस है नहीं, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी तो हो सकता है ना, क्या पता रोड ही ऐसी बनी हो, है ना। सो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस हो सकता है, पर जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि जो डिस्टेंस हम कैसा भी पाथ लेते हैं वो पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है ना वो, तो हम हर बार नहीं कह सकते कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आई होप आपको अभी अच्छे से समझ आ गया होगा, बस वो क्लियर करवाने के लिए मैं बोल रही थी। और यहाँ पे भी आपको ऐसा यूनिट मीटर ही देखने को मिलेगा। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो हमको लाइफ में कभी भूलना नहीं है। सो वेयर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इंक्लूडेड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों होते हैं। और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो भाई, अगर आपको कितने भी मार्क्स का, 5 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आ जाए ना, आप मस्त नंबर बना के आ सकते हो। क्या क्या लिखे हैं मैंने इसमें, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया मैंने, ठीक है, जो यहीं पे डिस्कस किया था। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। हाँ, एक और बात, डिस्टेंस जो है कभी जीरो नहीं हो सकता, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है क्या, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फिर आप बोलोगे कैसे, देखो मान लो मेरा एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल मेरे पास ये है ना, हाँ मेरे पास एक सर्कल है और मैं इसके थ्रू घूमी, ठीक है। मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, ये पॉइंट ए, और मैं इसके थ्रू, सर्कुलर पाथ है मेरा, सर्कुलर कोई गार्डन है, उसमें मैं घूम रही, चक्कर लगाने के लिए आई हूँ, और मैं घूमी 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 और यहाँ पे आई और बहुत ज़्यादा थक गई, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा थक गई। मैंने बोला कि अरे वाह कितना डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा 2πr, ठीक है। तो उस तरीके से डिस्टेंस तो हो जाएगा। पर आपने सोचा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। कैसे, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स सेम है। अगर मैं फाइनल पॉइंट को भी ले लेती हूँ, ए और बी कोलाइड कर रहे हैं, आई मीन क्या कहते हैं उसको, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए और बी जो है कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यानी कि ये एक ही पॉइंट है,
मतलब मैंने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब वो दोनों एक ही जगह पे तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 0। तो इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है। और हाँ, ये देखो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा, काफ़ी केसेस में बड़ा होता है, या फिर अगर मान लो मैंने बोला था ना डिस्टेंस भी स्ट्रेट ही है तो इक्वल भी हो सकता है, पर कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता डिस्टेंस। और ये इसका उल्टा है, हर समय डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, पर बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, और ये हर समय पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो जब आप डायरेक्शंस के बारे में पढ़ोगे तो किसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेते हैं तो किसी डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। और अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड की हम बात करें तो रेट एट विच अ बॉडी चेंजेस इट पोजीशन। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में भी यही है। अब जब आपको अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पता चल गया है तो स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस तो यूं ही पता चल जाएगा। देखो स्पीड क्या है, स्पीड हम छोटे से पढ़ते हैं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, कि कितने तेजी से कोई बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज करिए। द रेट, रेट मतलब यहाँ पे टाइम आ गया, रेट मतलब यहाँ पे टाइम आ गया, है ना। सो दिस ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो। एवरेज स्पीड क्या है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बॉडीज मूव विथ वेरिएबल स्पीड। हाँ, वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन एज सच बॉडीज इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब समझाती हूँ, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये रहा है कि आप किसी रोड पे जा रहे हो, है ना, रोड पे जा रहे हो और आपने देखा कि यहाँ तक तो ट्रैफिक नहीं है, आप मस्त स्पीड के ऊपर, मान लो आप 50 की स्पीड में गए, 50 तो फिर भी कम ले रहे हैं, चलो वैसे उतना स्पीड पे जाना नहीं चाहिए, पर आप यहाँ से यहाँ तक आप गए 100 की स्पीड में, और फिर आपको यहाँ तक पता चला कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जाम हो रहा है, तो यहाँ पे आप 20 के स्पीड पे गए, और यहाँ से यहाँ तक आपने देखा कि नॉर्मल उतना पूरा रोड खाली भी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भी नहीं, तो आप 50 के स्पीड पे गए, है ना, 50 के स्पीड पे गए। सो यहाँ पे क्या किया, आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो नहीं जा रहे हो, ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड में तो नहीं जा रहे हो, यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना हो गया, फिर यहाँ पे इतना हो गया, तो अभी मेरे को बतानी है कि ये एवरेजली कितने स्पीड पे जा रहे थे। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पूरे डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस कर दूंगी और टोटल टाइम देख लूँगी कि जब यहाँ से यहाँ पे, अब अच्छे से समझाती हूँ, देखो ये ए बी सी डी, अब मैंने ऐसे लिया, यहाँ पे मेरे को 10 सेकेंड लगा, ले लो ना ऐसे एग्जाम्पल के लिए, मेरे को 10 सेकेंड लगा, यहाँ पे 20 सेकेंड लगा, यहाँ पे फिर 30 सेकेंड लगा, तो मैं इन सारों का सम ले लूँगी और टोटल डिस्टेंस को उससे डिवाइड कर दूँगी, फिर मेरे को एवरेज स्पीड जो है मिल जाएगा। अगर टाइम टेकन इक्वल है ना, तो हम और एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो होता है v+u/2, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी इज़ वेरी वेरी इजी, बस इसमें ऊपर का ये चेंज हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और मैं एक और बात बताना भूल गई कि जो स्पीड है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। अब आप पूछोगे स्केलर क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी तो स्केलर होने वाला है, और यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये भी सेम है। द वेलोसिटी इज अ बॉडी इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है, इन अ गिवन डायरेक्शन। जब आप इसका डेफिनेशन लिखोगे तो ये लिखना मत भूलना, ठीक है, और इसका ये फॉर्मूला हो गया। और एवरेज वेलोसिटी तो उतना वैसे आता नहीं है, पर उसका भी आप वैसे ही कर सकते हो, बट जो डायरेक्शन का है ना, पॉजिटिव नेगेटिव साइन का जो है ज़रूर ध्यान रखना। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट इन चेंज ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जितने ज़्यादा वेलोसिटी जो है, हमारा मोशन जो है चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। द एक्सेलरेशन इज टेकन पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड मतलब मेरा मतलब है कि अगर आप एक्सेलरेट यहाँ पे, वो आप ग्रेविटेशन में और अच्छे से समझोगे कि कोई ऑब्जेक्ट इसी तरफ मूव कर रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन भी इसी तरफ हो रहा है, तो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेते हैं। नेगेटिव कब लेते हैं, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। और एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन इफ इट इज नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है घट रही है तब हम उसको रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला तो बहुत ईजी है,
आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। जो स्टेटमेंट में दिया है उसी को फॉर्मूले में पुट कर दिया है हमने, बस देखो हमने बोला चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बोला मैंने, यस। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ चेंज इन वेलोसिटी के लिए मैं फाइनल और इनिशियल को माइनस करती हूँ, वही कर रही हूँ मैं। फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से डिनोट करते हैं, उन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। अब रेट बोला है, रेट बोलते हैं हमको टाइम से डिवाइड करना होता है। आ गया आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, हो गई ना। अब देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है। देखो, if an object travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts and equal time intervals, then the acceleration of object is said to be uniform. और ऐसे हम कह सकते हैं a body has an uniform acceleration if its velocity changes at uniform rate. अगर उसकी velocity जो है, यहाँ पे जो है इसको ना घुमा के बोला जा रहा है और इसको to the point precise बोला जा रहा है। तो देखो, अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो ये फिर तो सही है, दिस इज़ वेरी नाइस, बट ये लिखना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि यस कुछ तो आंसर में वॉल्यूम दिखना चाहिए, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे हैं, उनको बस आंसर कितने लाइन्स का है वो भी देखना होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर टीचर आप आंसर को लिख सकते हैं इन दोनों में से कुछ भी। वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एज सच डेफिनेशन तो नहीं आएगा शायद। सो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और वो उसकी वेलोसिटी जो है इक्वल इंटरवल पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या फिर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट में इंक्रीज हो रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अब यहाँ पे ग्रेविटेशन विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाँ एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट शायद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर या आप इस चीज़ का ध्यान रखना, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में हम द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ अ रोड एंड द ड्राइवर इज़ नॉट पेडलिंग। अच्छा हाँ, इस टाइम पे भी क्योंकि डायरेक्ट ऐसे कोई जा रहा है और यहाँ पे कोई बाईसाइकिल है, चलो अच्छा सा बाईसाइकिल बना लेते हैं, पता नहीं क्या बनाया मैंने, जो भी एक बाईसाइकिल है मान लेना, ठीक है। तो जो भी है ये बाईसाइकिल है, अब ये ऐसे जा रही है नीचे, ठीक है, स्लोप से नीचे उतर रही है, तो इसका भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा क्योंकि यूनिफॉर्म वे में अपने वेलोसिटी को जो है चेंज कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा? एक्सटर्नल फोर्स जब लग जाता है तब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसी का उल्टा भाई, और क्या है उसी का उल्टा। When the velocity is non-uniform, the acceleration is also said to be non-uniform. खत्म खेल। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखो, ईयर 2022-23 की मैं बात करूं तो उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन रिलेटेड है, और कहीं पे सिलेबस में लिखा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, और कुछ स्कूल्स में मैंने अपने फ्रेंड्स से भी जो है डिस्कस किया था दूसरे स्कूल्स के, तो वो भी कुछ लोग बोल रहे हैं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये बहुत डायलेमा है। तो मैं सोच रही हूँ चलो कर लेते हैं, करने में क्या जाता है, अगर नहीं करे गलती से आ गया तो डिबेट करते बैठना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कहानी होगा, अगर पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। वैसे भी इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, डेरिवेशन अगर नहीं भी आएगा तो कम से कम इसका यूसेज तो आएगा, बिना इन इक्वेशंस के मोशन चैप्टर तो अधूरा है। तो देख ले, अब सबसे पहले व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, अब पहले हम ग्राफ्स की बात करते हैं। जब बॉडी जो है रेस्ट पे है तो वो कैसे बनती है, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा शायद आपको इसमें, तो ये 10 है, ये 20 है, 30 40 50, ठीक है। दिस इज आई थिंक 1 2 3 4 एंड 5 रेस्ट पे, मतलब ऐसे जा रही है, मतलब उसकी जो उसका जो पोजीशन है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, रेस्ट पे ही है। देखो आप 1 सेकेंड में आपने देखा कि 30 मीटर्स पे, आप वापस 2 सेकेंड में देख रहे हो 30 मीटर्स पे ही है, वापस आप 3 सेकेंड में देख रहे हो 30 मीटर, 4 पे 5 पे, यानी कि उसका पोजीशन जो है कांस्टेंट है, मतलब वो रेस्ट पे है, उसका टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। यूनिफॉर्म वाला तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि क्या होता है, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैंने ऐसे एक लाइन बनाया, बट यही वीटी ग्राफ में अलग हो जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ना, ये क्या देता है हमको, ये देता है हमको स्पीड, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ जाए तो स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। ये ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ग्राफ आपको दे दिया जाए तो आप जस्ट उसका जो वाई ऐसे उनको डिवाइड करके देख लेना, ठीक है।
यहाँ पे जो दिया है, जिसकी यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, तो मैंने डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर दिया, तो मिलेगा क्या मुझे, मिलेगा मेरे को स्पीड, ना कि वेलोसिटी। ठीक है। नाउ व्हेन अ बॉडी इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म, देखो नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे 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 कैसे भी जा रहा है बॉडी, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली वो जो है मूव कर रहा है। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, और क्या है, व्हेन द इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, इनिशियली जीरो नहीं स्पीड है, तब क्या, और एक और भी हो सकता है रेस्ट वाला। ठीक है, अब देख लेते हैं, व्हेन द स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, अब देख लेते हैं। ओके हाँ, इसमें देखो द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट पार्ट हो गया। व्हेन द स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, ये सेकेंड पार्ट के सब पार्ट्स है। और थर्ड, व्हेन द स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। अब फर्स्ट का देख लो, ये जो है मेरा क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी, तो देखो ये जो स्लोप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये स्लोप जो है जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी है जीरो। ठीक है ना। बॉडी जो है, जब भी आपको ऐसा वर्ड दिख जाता है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि आपको ये मान लेना है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी कि यू जीरो। अब क्या, अब मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगी, v माइनस यू अपॉन टी, यू है ही नहीं, जीरो हो गया, तो v अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हो गया। तो ये स्लोप क्या दे रहा है हमको, एक तरीके से क्या हो जाता है इसको, ये स्लोप क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। यस। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कि एरिया अंडर द कर्व, जो इसके कर्व के अंदर का एरिया होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये एरिया आपको क्या देता है, ये एरिया आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। अगर यहीं पे स्पीड हो जाए, स्पीड होता है तो आपको पता है ये स्पीड का भाई कौन, डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये एरिया दे देगा डिस्टेंस आपको। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है, बस एक एग्जांपल से आपको सॉल्व करके बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हम, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपीजियम हो, कैसे भी उसका एरिया तो आपको निकालना आता ही है, तो बस उसका एरिया निकालिए, आपको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में ऐसे ही होगा कि बॉडी जो है किसी वी से जा रही है, आई मीन वी वेलोसिटी से वो पहले से जा रही होगी, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है यू जो है जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो से तो नहीं आ रही वो, अब धीरे 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 उसका जो है वेलोसिटी नीचे गिर रहा है, बट वो यूनिफॉर्मली गिर रहा है, इसलिए ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा। व्हेन द इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, जब इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है तब क्या, ये एक ए पॉइंट है। ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस तरीके से मैंने बना दिया। तो यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है, उसका स्टार्टिंग ही जो है इस पॉइंट से हो रहा है, तो इस तरीके से उसका ग्राफ जो है दिखेगा, ये बताने के लिए किया है बस। तो फिर ये आपका हो जाएगा यू, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यू, और ये आपका हो जाएगा वी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैंने तो वैसे ही बोला था कि आड़ा टेढ़ा कैसे भी दिखता है, तो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन, सो इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन होता है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन है हमारा, एक्चुअली सेकेंड इक्वेशन ये है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको डिराइव भी मैंने यहाँ पे किया है, इफ़ यू वांट, अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और थर्ड शायद ये है, नंबरिंग आप देख लेना, पर इक्वेशन तो ये तीन आपके में हैं, तो यही मैं लाई हूँ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर थर्ड। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस चीज़ में, आई मीन इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर्कल क्या है, सर्कल में क्या कभी एक्सेलरेटेड, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट है कोई, क्या कभी वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर सकता है, तो उसका आंसर होगा नो। आप बोलोगे क्या, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो सकता है ना, फिर एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, यानी कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में वो जा सकता है, पर नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन जो है आप देख पा रहे हो कि बदल रहा है।
है ना। तो डायरेक्शन बदल रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी बदलेगा। तो वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ। सर्कल के हर एक पॉइंट पे आपको डायरेक्शन एक्सेलरेशन जो है दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, सिंस द डायरेक्शन ऑफ मून इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम ऑल्दो द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज कॉन्स्टेंट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने बताया था आपको अभी अभी। इन दिस केस वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ये रेक्टेंगुलर ट्रैक का ये है। और सर्कुलर मोशन में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर जो है डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए और वन कंप्लीट राउंड पूरा हो गया है तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और आपका डिस्टेंस जो है 2πr हो जाएगा, जो कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। ये सारे सर्कुलर ट्रैक है, ये आपका ऑक्टागोनल ट्रैक। द शेप ऑफ द ट्रैक अप्रोचेज द शेप ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ द सर्कल डिक्रीटेड टू पॉइंट इफ। एक सेकेंड, में कुछ नहीं, वही बताया गया है कि जो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है और यहाँ पे मैंने और थोड़ा बड़ा कर दिया, मतलब शेप के अंदर साइड्स और थोड़े बढ़ा दिए, तो यहाँ पे और भी दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने और थोड़े बढ़ा दिए, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ऑक्टागोनल ट्रैक लगा दिया। तो आपको दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है कि हर एक साइड में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बॉडी जो है एक्सेलरेटेड मोशन में ही रहेगा। पर सर्कुलर में भी वही हो रहा है, यहाँ पे जो है इन्फिनिटी नंबर ऑफ साइड्स है ना। तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ साइड्स है तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा और हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन होगा, यही बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में। एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल of radius r is given by 2πr, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। if the athlete takes t seconds to go once around the circle, the path of the circular path, then velocity v is given by this formula। अगर आपको उसका स्पीड निकालना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो रहा है, बट यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू जो है ये बन गई है, ठीक है। इसी अच्छे उससे हमने मोशन जो है कंप्लीट कर लिया, वेरी वेरी गुड। अब हम मूव होते हैं फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में, चलिए जाते हैं। फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। फोर्स क्या है, हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स इज सिंपली अ पुश और अ पुल, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ फोर्स। द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड, इट इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप उसको पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, वही आपका डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो जाएगा। देखो बच्चों के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे भी है, टू ओपन और क्लोज द डोर वी अप्लाई अ पुशिंग और अ पुलिंग फोर्स, ठीक है। डोर के आप बाहर हो तो आप ऐसे पुल करके जाते हो, आपको डोर खोलना है तो आप ऐसे पुश करते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से फोर्स है। और इसका वेक्टर, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, जब आगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में इसको डिराइव करेंगे तब आपको अच्छे समझ जाएगा। पर फोर्स की जो एसआई यूनिट है ना, वो न्यूटन है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है, बट इसके और एक एसआई यूनिट भी है, वो भी हम देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस में ये देख लो जरा। बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या है, इफ द रिजल्टेंट और द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, द फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड हेंस उससे कोई जो है डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता ऑब्जेक्ट पे। देखो, इफ वी पुश अ हेवी बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, द बॉक्स डजंट मूव, द 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स आर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी जो है इसको अपने तरफ खींचेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर समय होता है। यहाँ पे अगर मान लो आप मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो अपना, और फ्रिक्शन भी हर समय कोई फोर्स लगाती रहती है आपको, आपके फोर्स को अपोज करने के लिए। और यहाँ पे जो है द ग्राउंड ऑन द बॉक्स, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको और एक इजी सा एग्जांपल दिखा देती हूँ बैलेंस फोर्सेस के लिए। मान लो ये आप हो, यहाँ पे आपका दोस्त है, ठीक है, और ये थोड़ा सा शक्तिशाली है मान लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इसके हाथ देख रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, या आपके बॉक्स को जो है पुश कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि तुम उधर खिसको, और तुम भी, आप भी इसको ऐसे पुश कर रहे हो। तो जब आप यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो वो भी आपका दोस्त भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो ये दोनों फोर्सेस जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने की वजह से नेट फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट पर 0 बन जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से बैलेंस फोर्सेस होते हैं। अब अनबैलेंस्ड इसी का उल्टा है यार। मान लो आपका शक्तिशाली दोस्त ने आपके फोर्स को हरा दिया, ठीक है। आपका शक्तिशाली दोस्त कहाँ गया, ये रहा आपको। तो
इसने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और बस आप 10 न्यूटन लगा पा रहे हो, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी। यही वो अनबैलेंस्ड फोर्स, दोनों फोर्सेज जो है अनबैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, आई मीन बैलेंस्ड नहीं है। Unbalanced forces can move a stationary body or they can stop a moving body. The heavy sorry, the heavy box in the figure can be moved if pushed with a strong force. Force of push will become greater than the opposing force of friction, thus the box will move. या हमेशा हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर समय अनबैलेंस्ड फोर्स ही जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। जैसे कि आपने अपने और आपके दोस्त के कहानी में देखा कि जब आपका दोस्त बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है तब जाके बॉक्स जो है उस डायरेक्शन में मूव होती है, वरना वो वहीं पे रहती है क्योंकि नेट फोर्स उसका 0 है, इसलिए। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉस ऑफ मोशन दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। न्यूटन हैज़ गिवन 3 लॉस टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडी, दीज आर कॉल्ड न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। फर्स्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको। इसमें क्या है, इसका पूरा इनर्शिया का ये, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड until unless is compelled by an external unbalanced force, ठीक है। unbalanced force वर्ड का यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, and change its state of motion। अब देखो, पहले इसमें आपको एक वर्ड न्यू दिखा होगा, ये अनबैलेंस फोर्स तो आपने समझ लिया, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आपको पता है, कंटिन्यू, रेस्ट, मोशन, ये सब कुछ पता है, बट आपको ये नहीं पता कि इसमें इनर्शिया कहाँ से आया, इनर्शिया होता क्या है। अब हमको वही देखना है, ठीक है। अब इनर्शिया जब आपको समझ जाएगा तो ये जो है बहुत ईजी होगा। इनर्शिया इज इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन। मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, हेवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया। तो कोई भी बॉडी जो है अपने अंदर एक इनर्शिया को पोजेस करती है, ठीक है। हर एक बॉडी का अपना कोई इनर्शिया होता है, मतलब इनर्शिया वही होता है कि वो जिस स्टेट ऑफ मोशन में मतलब किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही हो या फिर वो रेस्ट में हो, दोनों में वो उसी स्टेट में रहने को ट्राई करेगी फॉर एवर। अगर आप उसमें एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हो तो वो उसी पोजीशन में कंटिन्यू करेगी। फिर आप बोलोगे कि अरे यार ये तो सच नहीं है, जब मैं बॉल फेंकता हूँ तो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, क्यों? वो अपने उसको स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट नहीं कर पाती। दैट्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो आपकी बॉल चलती चलती पता नहीं कहाँ पे चली जाती, है ना। सो इनर्शिया वही है। इनर्शिया क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन में रहने के लिए इनर्शिया को पोजेस करते हैं कि वो मतलब सारे लेजी है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहीं पे रहने दो, मैं मूव कर रहा हूँ, मुझे मूव करते रहने दो। जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगा देते हो तब तक वो उसी स्टेट में रहते हैं, ठीक है। और ये इनर्शिया होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो इसमें नोटेबल पॉइंट क्या है? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल है, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल वोंट मूव ऑन इट्स ओन। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन द मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इसके एप्लीकेशंस देखो, When a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles start moving out of it. कभी आपने सोचा? ये भी देखो, When a tree is क्या कहते हैं? When a tree is shaken vigorously, यहाँ पे shown लिखा है, shaken कर दो, shaken vigorously, its fruits and leaves fall down. ये कैसे हुआ? ये भी इनर्शिया की वजह से हुआ। और भी एग्जाम्पल्स है, उनको भी देखेंगे हम। अब कारपेट का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अच्छे से आप समझ सकते हो इसके एग्जाम्पल से। ये लिया मैंने अपना कारपेट, ठीक है। कारपेट पे क्या है? डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं। ये सारे पार्टिकल्स क्या है? डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो जब ये डस्ट पार्टिकल्स, मतलब मैंने इस पे बहुत जोर जोर से मारा, हाँ, कारपेट पे मैंने बहुत जोर जोर से एक बैट लिया और मैं बहुत जोर से मार रही हूँ। इससे क्या हुआ? कारपेट जो है मोशन में आ गया। इस तरीके से वो मोशन में आ गया। पर जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको लगा कि कारपेट अभी भी रेस्ट में, या फिर वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, है ना। ये डस्ट पार्टिकल्स इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, तो वो वहीं पे रहे। उतनी जल्दी उन्होंने अपने मोशन को चेंज नहीं किया, तो कारपेट चला गया, वो वहीं पे है, तो नीचे आ गया, हमको दिख गए। और एक भी है,
ट्री का शेकनिंग भी कुछ इसी तरीके से, मान लो ये मेरा ट्री है, यहाँ पे ऐसे नहीं लटकता ना फ्रूट, यहाँ पे एक फ्रूट लटक रहा है, मुझे पता ही झूले जैसे नहीं लटकता फ्रूट, बट फिर भी। तो जब मैं इसको ट्री को बहुत ज़्यादा विग्रसली शेक कर रही हूँ, ठीक है, मैंने शेक किया शेक किया शेक किया, तो ट्री जो है किस में आ गया, ट्री मोशन में आ गया। बट मैंगो जो है इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो ट्री जो है उस पोजीशन से थोड़ा सा खिसक गया, पर मैंगो वहीं पे, तो नीचे वहाँ से अलग होके सेपरेट होके नीचे गिर गया, ठीक है ना। और ये कार और बस वाला एग्जाम्पल तो पता नहीं कितने बार आपने सुना होगा, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। जब आप किसी कार में जाते हो, मेट्रो में, कहीं पे भी जाते हो, बस में, तो ये बस, ठीक है, बस थोड़ी एरो से बनती है, ठीक है, रुको अच्छे से बनाने दो मुझे इस बार बस को। ये बनी मेरी बस, नहीं, हाँ, तो ये बनाया मैंने बस। इसके खिड़कियाँ थोड़े से नीचे हैं और 2 ही खिड़कियाँ हैं इस बस में, क्योंकि मैं इस बस में आपको बनाने वाली हूँ। तो ये आप हो, ठीक है, आप खड़े हो, आपने कुछ भी नहीं पकड़ा है, मतलब हम मेट्रो में ऊपर ऐसे हैंगिंग उसको पकड़ते हैं ना, जैसे आपने किसी को होल्ड नहीं कर रखा है, और बस जो है रेस्ट पे, ठीक है, बस रेस्ट पे, मतलब आप भी रेस्ट पे हो, है ना, आप भी मूव नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट पे हो। पर अचानक ड्राइवर अंकल जी आते हैं और उन्होंने बस को चला दिया, यानी कि बस आ गई मोशन में, पर आपको क्या लगा कि अभी भी रेस्ट पे हो, मतलब आपका इनर्शिया की वजह से आप यहीं पे रुके रहे, पर बस तो आगे चली गई, तो आपको क्या लगेगा, एक बैकवर्ड जर्क लगेगा, मतलब आपकी बॉडी, आपकी लोअर बॉडी तो बस के साथ मोशन में जल्दी आ गई, पर आपकी जो अपर बॉडी है वो उतनी जल्दी मोशन में आ नहीं पाती, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है उसको बस के स्टेट में लाने के लिए, है ना। तो इसलिए आपको क्या लगता है, एक बैकवर्ड जो है जर्क लगता है ना। अब यही एग्जाम्पल ले लो, ये एग्जाम्पल ले लो, वापस मैंने बस लिया, इस बार क्या है, आपको समझ आ गया कि हमको पकड़ना होता है, पर फिर भी आप नहीं पकड़े ऊपर किसी को भी। अभी वापस बस चल रही है, ठीक है, मस्त। अभी बस कैसे स्टेट में है, बस अभी है मोशन के स्टेट में, ठीक है। अब आप भी मोशन में हो बस के साथ, पर अचानक जो है ड्राइवर अंकल जी ने अब क्या कर दिया, बस को रोक दिया। पर आपको क्या लगा, आप चाहते हो कि मैं मोशन में ही रहूं, मैं मूव करते ही रहूं, तो आप जो है आगे को ही रहोगे, आपकी लोअर बॉडी बस के साथ रुक जाएगी, पर आप आगे को ही जाना चाहोगे, तो आपको क्या लगेगा, एक फॉरवर्ड जर्क लगेगा, फॉरवर्ड जर्क जो है आपको फील होगा, ठीक है। तो ये दोनों और लगेज के केस में भी वही है, ठीक है, लगेज, कॉइन, कैसा भी आप एग्जाम्पल ले लो, सभी के केस में इनर्शिया वैसा ही है, ठीक है। अब हमने अच्छे से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ लिया, अब बस बाकी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो इतना ईजी है ना कि ये रियल लाइफ में भी होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो हम देखेंगे कैसे। इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या चाहिए था, इनर्शिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So quality of motion in a body depends on mass and velocity of the body. The momentum of a body is defined as its mass, product of its mass and velocity. The momentum is denoted by letter P and is equal to क्या लिखा, equal to mass into velocity, sorry x क्यों पढ़ रही हूँ मैं, mass into velocity. So momentum जो है mv हो जाएगा। अब मैं आपको समझाऊंगी, एक सेकेंड। If a body is at rest, its velocity is 0 and hence its momentum is also 0. Momentum is a vector quantity and takes place in the direction of the velocity. Its SI unit is kg meter per second. ये कैसे वो भी मैं बताती हूँ। And a body will have large momentum if its mass is large, its velocity is large. If both mass and velocity are large, is R कर दो यहाँ पे। हाँ, अब मैं आपको अच्छे समझाती हूँ, मैंने बस अभी रीड किया। तो मोमेंटम होता क्या है, किसी भी आप वेलोसिटी और किसी भी मास का जो है प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी क्वालिटी ऑफ मोशन पता चलती है हमको। कि मान लो एक अच्छा सा एग्जांपल है, आपको ना एक गेम में रख दिया गया और आपने बोला कि ये क्या है, ये ग्लास पेन है, ठीक है, ग्लास पीस है, ग्लास है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको बोला कि एक बॉल लो, ठीक है, एक बॉल लो और इसको मारो। तो आप एकदम धीरे से ऐसे प्यार से धुलार से मारोगे तो क्या ये टूटेगी? वैसे तो ग्लास है, टूट जाएगी, पर ग्लास नहीं, हम कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं कच्ची वॉल। हमने क्या ले ली? कच्ची वॉल, ठीक है। ये तो टूट सकती है बॉल से, तो अभी मैं प्यार से बॉल मारूंगी तो ये क्या टूटेगी? यानी कि बहुत वेलोसिटी मेरी कम होगी तो क्या ये टूटेगी? मतलब मोमेंटम उस पर ज़्यादा पड़ेगा नहीं। या फिर मैं बहुत ही ऐसी बॉल ले लूँ, मतलब फेदर लाइट बॉल जो है बहुत ज़्यादा लाइट है,
ठीक है, उसके अंदर थोड़ा भी वेट नहीं है, फिर क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोमेंटम आपको बढ़ाने के लिए आप एक अच्छा सा हेवियर सा बॉल ले लो, मिनिमम 1 kg का ठीक है ना, और वेलोसिटी जो इतने रफ्तार में मारो ये इसके अंदर से पास हो जाए और वो वॉल को डैमेज कर दे, ठीक है। सो किसी भी मोशन की क्वालिटी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी करते हैं। मोमेंटम जो है जीरो कब हो जाता है? मोमेंटम जीरो तब होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि मास तो कभी जीरो नहीं हो सकती। कितने कितना छोटा भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ले लो, उतना ही क्यों, आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तक का भी मास निकाला है, एटॉमिक मास भी निकाला है, तो हर एक चीज़ का मास होता है, तो मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। अब क्या हो सकता है जीरो? फिर वेलोसिटी जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जब वेलोसिटी जीरो होगा तब आपका मोमेंटम जो है जीरो हो जाएगा। और मोमेंटम कब बढ़ेगा? मोमेंटम तब बढ़ेगा जब आपका मास ज़्यादा हो, जिसकी बॉल के केस में देखा था हमने, और वेलोसिटी ज़्यादा हो। दोनों ही ज़्यादा तो बहुत ही बढ़िया भाई। और ये इसका एसआई यूनिट, तो मैंने क्या बोला था, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यहाँ पे 1 लगा दो, या फिर नहीं लगाओगे फिर भी चलेगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, यही है इन दोनों के एसआई यूनिट। मैंने क्या बोला, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इन दोनों का प्रोडक्ट kgm मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड जो है इसका एसआई यूनिट आ गया, ठीक है। तो इस पेज में जो भी लिखा था वो सारा मैंने आपको समझा दिया। यस, अब सेकेंड लॉ में यही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। ये देखो, मैंने ये एक चीज़ बताना भूल गई कि जो मोमेंटम है वो हर समय फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्ट करता है, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में आप अपना फोर्स लगा रहे हो। यहाँ पे ये सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ में ये कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज कैसे होगा? जैसे कि मैंने आपको बोला था रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो आप चेंज निकालना है तो आप क्या करते हो, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हो। ये फाइनल है और ये इनिशियल है, ऐसे मैंने लिख दिया, गिवन कर दिया, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और ये उसी डायरेक्शन में एक्ट करता है जिस डायरेक्शन में फोर्स ने एक्ट किया था, ये तो पता ही आपको। तो मैंने क्या कर लिया, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। मास तो बॉडी का बदलेगा है नहीं, बदलेगा क्या, वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों को मैंने चेंज कैसे करेंगे, P2 माइनस P1, ठीक है ना, ये P1 मान लिया, ये P2 मान लिया, तो P2 माइनस P1 mv माइनस mu। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए मुझे, तो मुझे क्या चाहिए, रेट वर्ड आते ही मुझे टाइम से डिवाइड करना है, ये तो मैं आपसे कब से ही बोल रही हूँ। तो टाइप से जब मैं डिवाइड करूँगी तो मैं इसमें m कॉमन लूँगी, mv mu, इन दोनों में से मैं m कॉमन लेके v माइनस यू अपॉन टी। अभी हम पिछले चैप्टर में एक चीज़ पढ़ के आए, आपको इसको देख के कुछ याद नहीं आ रहा? इसको देख के, यस यू आर राइट, ये एक्सेलरेशन है। सो मैं इस जगह पे मैं क्या पुट कर रही हूँ, एक्सेलरेशन पुट कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक्सेलरेशन पुट कर सकती हूँ, फिर मैं क्या लिखूँगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो मुझे कांस्टेंट के रखना पड़ेगा, के कांस्टेंट 1 मान के मैं इसको F इज इक्वल टू एम ए करके डिराइव कर दिया मैंने। देखो कितना ईजी है फोर्स का डेरिवेशन, है ना। अब मैं आपको बोल रही थी कि एसआई यूनिट तो वैसे न्यूटन है, पर अगर आप ऐसे देखोगे तो अभी जैसे हमने डिराइव किया था, मास क्या है, केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा फोर्स का असली यूनिट, पर क्योंकि न्यूटन बाबा को हम एकदम वो करना चाहते हैं, इसलिए हम जो है न्यूटन लिख देते हैं, ठीक है। और हर समय हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे बोलने में भी हमको प्रॉब्लम आएगी ना, इसलिए हमने न्यूटन लगा दिया उसका। हर एक का आपको फिजिक्स में क्वांटिटी की असली यूनिट कुछ होगी, और हम जो है यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे हम लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखो, ये क्रिकेट वाला एग्जाम्पल बहुत फेमस है। इसमें A cricket player moves his hand backward on catching a fast moving ball. A fast moving ball has a large momentum. जब क्रिकेट अगर बहुत ज़्यादा आप देखते हो तो आपको पता ही है कि जब वो जो फील्डर है वो क्या करता है, अपने हैंड्स को जो है पीछे कर लेता है जब भी वो कोई बॉल को कैच करता है। आप इस बार ज़रूर ऑब्जर्व करना, जब वो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे कर लेता है। क्यों? ताकि उसकी वेलोसिटी कम हो जाए। अगर वो डायरेक्ट अपने हाथ में ले लेगा और ऐसे ही बैठा रहेगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मास तो उसकी है ही कुछ, मास का तो वो कुछ कर नहीं सकता, तो वेलोसिटी ज़्यादा है
तो उसके हाथ पे वो चोट पहुंचा सकती है वो बॉल, इसीलिए वो उसकी वेलोसिटी कम करके धीरे 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 उसका वेलोसिटी ज़ीरो करता है, ताकि वो मोमेंटम बहुत ज़्यादा ना हो और उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। इज टू बी रिड्यूस व्हेन द, वही है जो अभी अभी मैंने समझाया। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो इतना ईजी है ना कि आप देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स एन अनदर बॉडी, द सेकेंड बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट वन। ठीक है, इसका आप देख लो, आपके घर में भाई बहन हैं तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा कि जब हम अपने भाई या फिर बहन को कुछ कहते हैं तो उतने ही ज़ोर से, उतने ही प्यार से वो लोग भी हमको मारते हैं, है या नहीं। किसी को भी आप देख लो, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि गिव एंड टेक पॉलिसी, ठीक है, गिव एंड टेक, तो वही है इसमें। अगर आप किसी बॉडी, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ठीक है, मान लेते हैं ए और बी है इन दोनों का नाम, तो इसने इस पर इतना फोर्स लगाया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो फिर ये भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, आई मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके एग्जांपल्स जो है बहुत इजी है, रॉकेट का देख लो, वाई डू वी वॉक, वॉकिंग का भी एक एग्जांपल है, क्योंकि जब हम अर्थ को ऐसे फॉरवर्ड पुश करते हैं, आई मीन बैकवर्ड पुश करते हैं, वो हमको फॉरवर्ड पुश करती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और द गन का भी ऐसे ही है, when a bullet is fixed to the gun, the force sending the bullet from forward is equal to the force sending the gun backward, but due to high mass it moves only a little। हाँ, मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मूव नहीं करती है, ठीक है, और इसलिए उसके एक बैकवर्ड जर्क लगता है उस गनमैन की, ठीक है। आपने कभी गन तो वैसे चलाओगे नहीं आप, अभी कुछ है नहीं, पर दिवाली के पटाखों में उतना कुछ होता नहीं है, वैसे तो हम सारे लोग गन को पकड़े ही होते हैं कभी ना कभी, टॉय वाले को। और रॉकेट का सबसे अच्छा, और मतलब अगर आपसे पूछे कि एक एग्जांपल दूँ तो ये बहुत अच्छा मानती हूँ मैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इस एग्जांपल को देख के कि रॉकेट साइंस समझ लिया कि रॉकेट उड़ता क्यों है आखिर, हम ये समझ लिया अभी हमने, क्यों, क्योंकि रॉकेट में जो गैसेस होता है, मान लेते हैं ये मेरा रॉकेट है, बड़ा गंदा रॉकेट है, बुरा ना मान लेना, ये रॉकेट है, इसको मैंने ज़मीन पे रखा, इसके अंदर जो पावरफुल गैसेस होते हैं वो जो है अर्थ ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं, बहुत ही भयंकर वाला फोर्स ऐसे लगाते हैं, तो ग्राउंड बहुत बुरा मान जाती है, अच्छा मुझे पुश करेगा तो मैं भी तेरे को पुश करती हूँ, अब जा अंतरिक्ष में जाके बैठ, तो ये भी इसको उतने ही फोर्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी और रॉकेट चला जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। हाँ, ये भी सही, जो ये एमसीक्यूज में भी बहुत ज़्यादा बार आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है वो दोनों दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे तभी एक्ट करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन। दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे डोंट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन, ओके, इन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट, द एक्सेलरेशन विल बी मोर इन हायर बॉडी एज वेल। यहाँ पे ये वही बोल रहे हैं कि जैसे कि हम बोलते हैं ना, इसको आप भूल जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स है, फोर्स हमने डिराइव कर लिया ma, और हमने ये अगर इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दें तो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन m। तो इससे हमने ये बता दिया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई मीन जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। जब ऐसे आपको 1/m ऐसा कुछ दिख जाता है ना, तो आप ये ध्यान लगाया करो कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, वैसे सभी को पता होगा बट इन केस बिगिनर्स कोई है तो उनके लिए। तो इसे हमने ये पता लगा लिया कि जो अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर मास जितना कम होगा, ठीक है, मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा, तो ये हमने बता दिया इससे। इसी के साथ हमने जो है वो चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन भी कंप्लीट कर दिया। थोड़ी अच्छा हैंड राइटिंग में लिखने दो मुझे। इसमें ज़्यादा कुछ था क्या, बहुत इजी चैप्टर्स है सारे के सारे। दो चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर दिए सक्सेसफुली। अब हम जाते हैं ग्रेविटेशन की ओर। ये तो इतना इजी है ना कि बस आपको इसमें कुछ ज़्यादा याद भी करने को नहीं, हाँ याद कुछ वैल्यूज़ करने पड़ेंगे आपको। ग्रेविटेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। हाँ, आपने सही सुना, ग्रेविटेशन इज अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। ये दोनों भी अपने आप को
अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे अट्रैक्शन ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। अरे मैं भी ना, हाँ, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे, वो सारा अभी हम देखेंगे। ग्रेविटेशन सिंपली ऐसे ही, इसका अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन। अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स द अर्थ। ये ग्रेविटी है, ठीक है, जो हमको अर्थ पे ही रखती है ना। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Every object in universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. अब आप सोचेंगे ये क्या है, इतना बड़ा पता नहीं क्या ही लिख दिया है यहाँ पे। दिस इज़ वेरी इजी, जस्ट अब आप ध्यान से सुनो। जो फोर्स है, जो आपका फोर्स है, मैंने क्या बोला, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। इतना, यहाँ तक तो आपको समझ गया। तो मान लो यहाँ पे हम हैं, कूल। अभी यहाँ पे अर्थ है, अर्थ को थोड़ा मान लेते हैं हम उड़ रहे हैं, हम आसमान में उड़ रहे हैं, तो अर्थ चाहती है कि हम उसकी तरफ आए, तो वो अब हमको अट्रैक्ट कर रही है, हम भी उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर क्यों हम उसकी तरफ मूव नहीं होते वो भी हम देखेंगे जस्ट इन 1 मिनट। अभी देखो, अर्थ हमको अट्रैक्ट करिए, ये हमारे दोनों के बीच का फोर्स कैसे प्रोपोर्शनल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। हम दोनों के मासेस का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे मुझे ये भी लिख देना चाहिए था, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस है ना हम दोनों के बीच में, इसका स्क्वायर। तो ऐसे, अब मैं इन दोनों को, मैंने ऊपर क्या लिखा था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब मैंने इन दोनों को एक ही में डाल दिया तो ये आया, है ना। जब एक ही में डाल दिया तो ए आया। अब मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है, तो मुझे कोई तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर कोई फ्रेशर्स है जो अभी अभी 9th में आए हैं और ये वीडियोस देख रहे हैं कि ताकि हम पढ़ पाए, तो उनको लग रहा हो कि पता नहीं क्या है ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये सारा हमको याद करना पड़ेगा, कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर देखो ये वैल्यूज सारे अपने आप रट जाएंगे, मतलब अपने आप ऐसे याद हो जाएंगे, कुछ बैठ के रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आफ्टर 1 ईयर, मतलब आप जब आप फाइनल एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, तब तक आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया होगा कि आपको ऑन द टिप्स रहेगा। हाँ, पर प्रॉब्लम तब आएगी जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर तो प्रॉब्लम है ना। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। वही है, देखो अभी जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी एसआई यूनिट भी कभी कभी पूछ लेते हैं। उसकी एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये कैसे आया, देखो इस फॉर्मूला में मैं जी को अलग करूँगी तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। या ट्रांसपोज किया, बस मैंने कुछ नया किया क्या, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्शन हुआ है, मतलब वहाँ से यहाँ इक्वल टू साइन के यहाँ से वहाँ किया है बस। अब फोर्स का क्या है, फोर्स का है न्यूटन, डी स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर अपॉन में मास केजी इंटू केजी, केजी इंटू केजी, तो केजी का स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर। अगर ये अभी भी नहीं समझा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर भी मैं आपको और एक बार समझा देती हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर बार रटने से काम जो है नहीं चलता, है ना। इस तरीके से मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ये जी की वैल्यू ऐसे मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फोर्स की वैल्यू क्या है, न्यूटन, डी स्क्वायर है यानी कि डिस्टेंस की यूनिट है मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी, केजी इंटू केजी, तो क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ऐसे इसका जो है ऐसा यूनिट भी आ गया। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल जो है बहुत ईजी है, द मोशन ऑफ अ बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ व्हेन नो अदर फोर्स एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन दिस is called free fall. All freely falling bodies, lighter or heavier, fall towards the earth with the same acceleration. The acceleration due to gravity is same for all the bodies and does not depend on the mass of the body. ये भी मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे नीचे उसका कॉन्सेप्ट भी है, बट
अभी देखो फ्री फॉलिंग क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट खुद ब खुद मतलब उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा, मतलब अर्थ उसके तरफ खींच रहा है सिर्फ, ठीक है, अर्थ ही है जो उस पर फोर्स लगा रहा है, उसके अलावा कोई और जो है उस पर फोर्स नहीं लगा रहा, तो क्या हो जाएगा, वो फ्री फॉल हो जाएगा, ठीक है। और जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज है, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज है, उनकी एक्सेलरेशन जो है सेम होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस चीज़ का आप बिल्कुल प्लीज़ ध्यान रखें। अब ये एक्सेलरेशन हमने क्या कहा कि ये चाहे ऑब्जेक्ट हैवी हो या फिर ऑब्जेक्ट जो है लाइटर हो, सारे सारे एक ही साथ गिरेंगे सेम एक्सेलरेशन के साथ। ये कैसे और क्यों, देखो इज फ्रीली फॉलिंग इज डिनोटेड बाय लेटर जी, ये भी मैंने बोला था, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, डिफरेंट हेवनली बॉडीज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ जी। अच्छा मैंने इसका वो नहीं किया, एक सेकेंड का डेरिवेशन करके दिखाती हूँ। फोर्स क्या है, एम जी, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटेशन आपका एम जी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू जी एम एम, ये स्मॉल एम किसको डिनोट करता है, M2 को, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो M1 M2, मैं ऐसे लिख रही हूँ, अपॉन डी स्क्वायर, है ना, इतना क्लियर है। यहाँ से ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम कट हो गए, यानी कि ये कट हो गई, इसका मतलब क्या है, जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है उसका मास मैटर नहीं करता उनके एक्सेलरेशन के लिए, है ना। तो जी की वैल्यू आ जाएगी जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो जब आप अर्थ के लिए इसको सॉल्व करोगे, अर्थ के वैल्यूज़ वो सारे पुट करके सॉल्व करोगे, तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। यानी कि आप 1000 किलो का कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो नीचे, या फिर कोई 10 ग्राम्स का ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो नीचे, वो दोनों एक ही साथ गिरेंगे। फिर आप बोलोगे कि ऐसा क्यों नहीं होता, फिर पेपर जो है बहुत धीरे गिरता है, वही एक क्रम्पल्ड पेपर जो है बहुत फास्ट गिरता है। इसका कारण भी है, इसका कारण है एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे रियल वर्ल्ड में एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, पर आप एक वैक्यूम के अंदर जाके इनको फेंकते हो तो वो दोनों एक साथ ही गिरेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो जो है एयर ड्रैग की वजह से ऐसे हो रहा है। अब मास और वेट का कॉन्सेप्ट बचा है, देख लेते हैं वो क्या है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास एंड द एसआई यूनिट इज केजी, ठीक है ना। क्या है, क्या बोला मैंने कि क्वांटिटी, कितना मैटर प्रेजेंट है, वो हम उसको मास कहते हैं और उसको हम केजी से डिनोट करते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, या फिर ये कहीं पे भी चेंज नहीं होती। आप चाहे आपका मास देख लो यहाँ पे और देख लो, और मून पे, जुपिटर पे, कहीं पे भी देख लो, आपका मास तो सेम होने वाला है। आपके अंदर की मैटर तो चेंज नहीं होगी ना, मैटर चेंज नहीं होगी, आप कहीं पे भी जाओ उतने ही रहोगे। वो अलग बात है अगर आप वहाँ पे जाके थोड़े से पतले हो गए जाते जाते, वो अलग बात है, पर आपकी मास तो सेम ही रहने वाली है। एंड इट कैन बी मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस। बीम बैलेंस क्या होता है, वो आप लेबोरेटरी में देख सकते हो एक्चुअली, और आप गूगल में भी देख सकते हो। मैं डाल दूंगी ना यहाँ पे, फोटो डाल दूंगी अगर मेरे को याद रहा तो। या नाउ हम देख रहे हैं वेट, मास और वेट में जो डिफरेंस है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स बाय विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ, ठीक है। ये एक फोर्स है, वेट क्या है, एक फोर्स है। हम बोलते हैं ना तेरा वेट कितना है, कोई किसी को ऐसा नहीं पूछे कि अरे यार तेरा मास कितना है, हम ऐसे ही बोलते हैं कि हाइट कितना है, वेट कितना है, तो वेट का ही हम इस्तेमाल करते हैं। पर वेट एक्चुअली कोई हमारे बॉडी के मैटर का मेजर नहीं होता, ये होता है फोर्स, कि कितने फोर्स से अर्थ हमको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। और ये जो है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ही एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पे मैंने जी ले लिया, तो वेट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। आपको अपना असली वेट पता करना है, तो आप अपना मास लेंगे, ठीक है, आप अपना मास चेक करेंगे, फिर अर्थ पर 9.8 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको अपना वेट मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है, अब क्योंकि ये फोर्स है तो इसका वो क्या होने वाला है, एसआई यूनिट न्यूटन होने वाला है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन से इसको फर्क पड़ता है। और ये मेजर स्प्रिंग बैलेंस में मैं आपको फोटो लगा दूंगी, स्प्रिंग बैलेंस से इसको हम डिनोट मेजर कर सकते हैं। और इट चेंजेस विद द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है ना। जैसे जैसे वैल्यू ऑफ, आप अपना वेट यहाँ पे देखो अर्थ पे, और मून पे जाके देख लो, अरे इसी का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, तो इन दोनों पर वेट जो है आपको अलग दिखेगा, बल्कि मास चेंज नहीं होने वाला है ना, क्योंकि मून पर जी की वैल्यू कुछ और होगी, तो वो किसी और फोर्स से आपको खींच रहा होगा।
तो वो भी देखते हैं। देखो हमको तो एनसीईआरटी में हमारा क्या दिया है, वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अगर आप यहाँ पे वेट निकाल रहे हो, किसी की 60 kg आ रही है, तो वहाँ पे जाके 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10, ठीक है, 10 kg हो जाएगा वहाँ पे जाके। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज, मान लेते हैं ऐसे डिनोट कर रहे हैं, एंड वेट ऑन मून ऐसे डिनोट कर रहे हैं। तो दिस इज द कैलकुलेशन। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे बुक में जो है डेसिमल्स में बहुत सारे वैल्यूज़ देके आपको ये फाइनली कंक्लूड कर दिया गया है कि जो है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो 1/6 है, ठीक है ना। यहाँ पे जो वेट ऑन अर्थ होगा वो मून में इसका 1/6 होगा, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। अब प्रेशर इन फ्लूइड्स देखते हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये 1/6 का याद रखना है। आई थिंक रेयरली इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें आपको पहले अर्थ उसकी मून की जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। मून की जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसका मास, उसका रेडियस, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सो इसलिए वो शायद ही पूछा जाएगा। पर अब हम देख लेते हैं फ्लूइड्स में प्रेशर इन फ्लूइड्स। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। सिर्फ पानी फ्लूइड नहीं, मतलब लिक्विड्स को भी फ्लूइड नहीं कहते, गैसेस को भी फ्लूइड कहते हैं, ये हमको पता है। आर फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। वाटर एंड एयर आर द टू मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स, ठीक है, एयर और वाटर। लिक्विड्स में वाटर, गैसेस में एयर जो है बहुत ज़्यादा कॉमन फ्लूइड्स हैं। ये ऑल डायरेक्शंस में जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, वी विल सी नाउ। The upward force acting on an object immersed in liquid fluid is called buoyant force, is also called an upthrust। ये भी फोर्स ही है, ये भी क्या है, ये भी फोर्स ही है। देखो ये कोई लिक्विड है, ठीक है, और जब इस पे ये लिक्विड भी इसको अपवर्ड फोर्स लगाता है, ठीक है, लिक्विड क्या करता है, अपवर्ड इसको फोर्स लगाता है, तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं, या फिर अप थ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। और बॉयंसी क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, एंड ये फ्लूइड की बॉयंसी होती है, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बॉयंसी। मतलब देखो कि कोई भी लिक्विड है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन लिक्विड अगर वाटर ले लें, तो वाटर की भी अपनी कोई बॉयंसी होती है कि किस ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर जो है फोर्स लगवा सकती है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स, किस फैक्टर्स पे बॉयंट फोर्स अफेक्ट कर निर्धारित है। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द फ्लूइड, एज वॉल्यूम इंक्रीजेस बॉयंट फोर्स भी इंक्रीज होता है। जो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट ए मैंने उसके अंदर डाला, तो उसका जितना भी वॉल्यूम है उसके साथ साथ बॉयंट फोर्स भी जो है इंक्रीज होगा। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ऑल्सो मैटर, एज डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस बॉयंट फोर्स इंक्रीजेस। जैसे कि आप देखोगे कि आप हनी उतना सारा है नहीं कि हम इतना पूरा कुछ बना ले उसका, पर आप एक बाउल में ज़रूर हनी भर सकते हो। और आप देखो पानी में और हनी में कितना डिफरेंस है। पानी में तो आसानी से कोई भी चीज़ डूब जाती है, और हनी में ना उतनी जल्दी कोई डूबती नहीं है, क्योंकि उसका बॉयंसी जो है बहुत ज़्यादा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ना बहुत इजी है। यहाँ पे क्या बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अगर आपके मैम ने ये आपके स्कूल में अगर ये जो है एक्टिविटी करवाई रखी है, तो आपको अब तक तो अच्छे से समझ गया होगा। नहीं भी करवाई रखी है तो अभी देख लेना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस अ बॉयंट फोर्स विच इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट, जैसे अभी पढ़ा था हमने, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले, आई मीन वॉल्यूम भी कह सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या कहा मैंने, ये मेरा पानी है, ठीक है, ये मेरा पानी है। यहाँ पे ये एक ओवरफ्लो कैन है, जहाँ पे इसके ऐसे फनल लगा है, आई मीन फनल पाइप जैसा कुछ लगा है, जिसपे हम ये पानी कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो जब मैंने इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, डायरेक्टली ऐसा मैंने प्लेस किया, इमर्स कर दिया उसको अंदर, तो जितना कुछ पानी ये बाहर फेंकेगा, कुछ पानी डिस्प्लेस करेगा, तो वो पानी मैंने इसके अंदर कलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके अंदर जब मैंने कलेक्ट किया तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम मुझे सेम मिलेगा। यही कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो एप्लीकेशंस कहाँ पे होते हैं,
डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव डेंसिटी बताने के लिए. द हाइड्रोमीटर्स used for determining the density of liquids and based on Archimedes principle. Locometers which are used to check the purity of milk, and it is used for designing ships and submarines. अब आपको इसमें आपको एक वर्ड दिखा डेंसिटी, है ना, कहाँ गया, हाँ रिलेटिव डेंसिटी. तो डेंसिटी आप जब आप समझ लोगे तब आपको और आसानी से समझ जाएगा. इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स यूनिट इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी. मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम में क्या होती है हमारी डेंसिटी होती है, विच इज केजी मीटर क्यूब. ठीक है. सो दिस वॉज विच चैप्टर, दिस वॉज द चैप्टर फोर्स नहीं, ग्रेविटेशन. ओके, ग्रेविटेशन वॉज दिस चैप्टर. अब हम कर रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर. हाँ, हर चैप्टर को मैं इजी बोलती हूँ पर ये सच में इजी है, पता है, ये चैप्टर सच में इजी है एंड वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है शायद ये चैप्टर. कितना है, आई थिंक अगले आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा. माय गॉड, है इस चैप्टर में भी है साउंड. लास्ट चैप्टर, लास्ट के 2 चैप्टर्स बाकी है. मैं पार्ट 1 या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 बनाऊँ कि नहीं, वही सोच रही हूँ मैं. तो चलो एक ही वीडियो में कवर हो जाए तो अच्छी बात है. वर्क, एनर्जी और पावर में वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. कोई ऑब्जेक्ट जो है जब फोर्स अप्लाइड है, किसी चीज़ पे आपने फोर्स अप्लाई की है और उसके वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, मोशन में आ रहा है, तब हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है. वो कैसे हो रहा है मैं भी अभी समझाती हूँ आपको. इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इतना समझ गया. यानी कि वर्क कब कब जीरो हो सकता है? वर्क तब जीरो हो सकता है जब आप कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे हो. मान लो आपने वॉल है, वॉल पे आप खूब जोर से फोर्स लगाओ, तो आज तो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, इस वॉल को मैं मूव करूँगा. तो आपने फोर्स लगाया, पूरा 1 डे आपने काम किया, मान लो, ठीक है, 1 डे आपने काम किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसको, वो वहीं पे. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया. तो आपने कितना भी फोर्स लगाया वो भी ज़ीरो होने वाला है, वर्क भी ज़ीरो होने वाला है. ठीक है, तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा. तो एक तो तब ज़ीरो हो सकता है वर्क, और एक क्या है, जब आप फोर्स तो इस डायरेक्शन पे लगा रहे हो, आई मीन फोर्स मान लो आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, पर आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, तभी भी हम कह सकते हैं कि जो वर्क है वो ज़ीरो होने वाला है. अब वर्क का यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर. ठीक है, वर्क न्यूटन मीटर. क्यों? क्योंकि फोर्स का न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, तो न्यूटन मीटर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जूल. मैंने बोला ही था सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को किसी साइंटिस्ट का नाम देना ही है उनको, तो वो उन्होंने क्या नाम दे दिया? जूल. तो अब हम क्या बुलाएंगे? वर्क को जूल बुलाएंगे. ठीक है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए ना कि वो डिफाइन 1 जूल, तो आप पहले फॉर्मूला लिख लो और उसका ऐसे लिख दो. व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इट इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज 1 जूल. तो 1 लगाना है बस सभी में, बस इतना ही करना है आपको. एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात भी आप ध्यान रखें. पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क मैंने बोला था अभी अभी आपको. वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. मतलब आप फोर्स इस डायरेक्शन में डाल रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी डायरेक्शन में हो रहा है, फिर आपका वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा. नेगेटिव कब होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने किया फुटबॉल को उसी डायरेक्शन में मूव किया, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव है. वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. आप फोर्स तो इस डायरेक्शन पे लगा रहे हो पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तब हम कहेंगे कि तभी भी आपका वर्क जो है नेगेटिव है. A football moves on ground, slows down gradually and finally stops. This is because the force of friction acts opposite to the direction of the force of the motion of the football. ठीक है ना, आपका बॉल जो है स्टॉप कब करता है? फुटबॉल जो है इस तरफ फोर्स लगा रहा है, पर फ्रिक्शन जो है इस तरफ फोर्स लगा रहा है. फुटबॉल जा भी इस तरफ रहा है, पर फाइनली जो है ये फ्रिक्शन है. ठीक है, ये क्या है? मेरा फ्रिक्शन है. इनिशियली फुटबॉल फोर्स जो है अपना, फुटबॉल पर किसी ने फोर्स लगाया और वो उसी तरफ जा रहा है. अब जब उस तरफ वो जा रहा है और फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, फिर भी फुटबॉल उसी तरफ जा रहा है, तब क्या हुआ? तब ये फोर्स तो इस तरफ लग रहा है और फुटबॉल जा उस तरफ रहा है, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव इस टाइम. ठीक है ना, और फाइनली बॉल जब रुक जाती है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं.
वर्क डन इज जीरो व्हेन द फोर्स एक्ट एट 90 डिग्री एंगल एट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये मैंने भी बता दिया था अभी आपको। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं, वेन, इसको पढ़ लेते हैं पहले। वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। तो हम क्या करते हैं, वेट ऑफ द बॉडी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि कितने हाइट पे उस ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेट क्या है mg और हाइट क्या है h, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन और ग्रेविटी इज mgh। इसी को हम वो भी कहते हैं कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। अब एनर्जी क्या है, वर्क हो गया, एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू, ठीक है। मतलब मेरे पास, अब मैं हूँ, मैं उतनी देर बोल पाऊंगी ना जब जितनी देर मेरे पास एनर्जी है उतनी देर मैं काम कर पाऊंगी। अब खैर मैं तो एक ही जगह पे हूँ, मैं डिस्प्लेस नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं कोई वर्क तो नहीं कर रही हूँ, पर एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क है ना। वेन एवर वर्क इज डन एनर्जी इज कंज्यूम, कहीं पे भी कैसा भी वर्क हो रहा है मतलब वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, और एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल, ठीक है ना। अब मैं बोल रही हूँ जितना एनर्जी होगा उतना मैं वर्क करूँगी, तो एक तरीके से दोनों इक्वल हो गए ना। तब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों का एसआई यूनिट भी तो इक्वल होगा, जूल, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे एनर्जीज है हमारी दुनिया में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतने सारे एनर्जीज है। बट हमको इन दोनों को पढ़ना है, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। जस्ट इग्नोर माई हैंड राइटिंग, हाँ, मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों को मिला के बनता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। जब वो मूव कर रहा है तब जो एनर्जी वो पोजेस करता है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अ मूविंग हैमर डिराइव्स अ नेल इनटू वुड, ठीक है, ये भी कोई एनर्जी के साथ ही ये कुछ कर रहा है। द ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क दैट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा वर्क करेगा जब वो ज़्यादा स्पीडली मूव करेगा, अगर वो स्लो मूव करेगा तो वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा, वही है। दस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ स्पीड, यही हुआ ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ स्पीड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट्स टू मेक acquire that velocity। एक सेकंड ना, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, ठीक है। द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स f एक्ट्स ऑन इट, मतलब ये सारे जो फोर्सेस है उनका इनिशियल लेटर लेके हम इसको डिराइव करने वाले हैं। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, let a be the acceleration, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके अकॉर्डिंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, पता है ना हमको ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी अभी पढ़ के आए 1-2 घंटा पहले, पता नहीं कितने घंटे। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, मतलब इसको मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू आपका s हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, ठीक है। अब मैंने पानी पी लिया, अब एनर्जी आ गई मेरे अंदर। सो इस तरीके से मैंने एस को निकाल लिया, ठीक है। और हमको और एक इक्वेशन भी पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, है ना, ये रिलेशन पता है हमको। तो वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमको पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस एफ की जगह मैं एम ए पुट कर सकती हूँ और एस की जगह मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a जो है पुट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे a से a जो है कट जाएगा, देखो ना, a से a जो है कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा क्या, m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो यू जो है ज़ीरो हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो
उस टाइम पे हमारा हाफ एम वी स्क्वायर जो है हो जाएगा। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर डिराइव हो गया। मैं और एक बार समराइज कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लगे इसके अंदर, तो अब फ्लो में एक बार कंप्लीट करते हैं। हमको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब मैंने उसको शिफ्ट कर दिया इस साइड, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। समझ आ गया। अब और एक भी पता है हमको, f इज इक्वल टू m है। हम इन दोनों को वर्क के फॉर्मूला में पुट करें f इंटू एस के, फिर हमारे पास क्या मिला, फिर a से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मिला, और u अगर ज़ीरो रहा, u ज़ीरो नहीं रहा तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए हमारा फॉर्मूला रहेगा m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर u ज़ीरो नहीं है तो इस बात का भी खास ध्यान रखिए, अगर u ज़ीरो है तो ये रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे सब कर दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। यहाँ मूविंग ऑब्जेक्ट प्रोसेस कर रहा था काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन अ रिजर्वायर और अ टैंक, बेंट बो, अ स्ट्रेच्ड रबर। सो किसी भी पोजीशन पे जो है कोई एनर्जी जो है पोजेस हो रही है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ईजी है, मिनिमम फोर्स एक्वायर्ड टू राइज अ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। जितना उसको आप राइज कर सकते हो वो किससे पता चलेगा, उसके वेट से। ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट, तो वर्क इज एफ इंटू एस। वर्क इज वेट इंटू हाइट, ऐसे भी कह सकते हैं हम, है ना, वेट इंटू हाइट। मैंने इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में ले लिया, फिर वेट इज इक्वल टू एम जी, एच इज हाइट, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बहुत ईजी है। द चेंज ऑफ one form of energy into another is known as transformation of energy. When a body is thrown upwards, the kinetic energy of body is gradually transformed to potential energy. ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बहुत ईजी है कि आप चाहे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है, एनर्जी जो है किसी भी फॉर्म से किसी भी फॉर्म में कभी भी जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती है, पर उस टाइम पे जो एनर्जी जो है ना ही तुम क्रिएट कर पाओगे ना ही तुम उसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे। एनर्जी जो है हर समय कंजर्व रहेगी। जैसे कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो एटम है, आई मीन उसका मास है, वो कभी चेंज नहीं होगा, ना ही तुम उसको बना पाओगे ना ही डिस्ट्रॉय कर पाओगे। उसी तरीके से ये भी, ठीक है। वेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड कैन ओनली बी कन्वर्टेड, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ m is made to free fall from a height h, then the state of potential energy is mgh and kinetic energy is 0. Thus total energy of the object is mgh. Yes. अब next क्या, as it falls its potential energy changes into kinetic energy. If v is the velocity of the object at the given instant, the ke be half mv square. As it fall continues, the potential energy decreases while the kinetic energy increases, है ना। potential energy जो है आपका decrease होता है और kinetic energy जो है बढ़ जाता है। When the object is about to reach the ground, height becomes 0 and velocity becomes highest, so ke would be largest and p is the least. However, the sum of ke and potential energy and kinetic energy of the object would रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स, पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे, हर पॉइंट पे उसका मैकेनिकल एनर्जी जो है सेम रहने वाला है, ठीक है ना। अब पावर जो है बहुत इजी है। पावर क्या है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क लिख दिया, रेट यानी कि अपॉन में टी लिखना है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। ये क्या है हमारा, when work is done in equal amounts of energy is consumed, power is equal to energy consumed upon time भी हो सकता है क्योंकि वर्क जो है एनर्जी के इक्वल है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी भाई, एंड एसआई यूनिट इज वॉट, हाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा।
इसका और क्या हो सकता है, पावर का क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला था एनर्जी अपॉन टाइम है, तो क्या होगा, जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड हो सकता है, और वापस साइंटिस्ट का नाम लगा दिया वॉट। तो पावर के बारे में तो पूरी कहानी तो 10th में, तो हम 10th में भी पढ़ेंगे और इसके बारे में। तो 1 वॉट का डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखना कुछ नहीं है, बस ऐसे लिख दो, और उसके बाद यहाँ पे 1 वॉट इज द पावर ऑफ द अप्लायंस विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, हमने इस टाइम में कवर कर दिए 4 चैप्टर्स ऑफ क्लास 9 फिजिक्स, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं हम। नाउ वी आर एट द लास्ट चैप्टर, साउंड। साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर, है ना, इट ट्रेवल्स टू इन फॉर्म ऑफ वेव्स। Waves is a vibratory disturbance in a medium which carries energy from one point to another through there being a direct contact between 2 points. It is produced by vibration of particles of medium through it passes. कुछ confusion हो रहा है, देखो जो साउंड वेव है ना, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि अभी अभी हमने देखा था साउंड एनर्जी भी होता है ना। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन। जो साउंड है ना वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि इस तरीके से जो ये जो है बैक एंड फोर्थ मोशन में मूव होते हैं, या फिर हम ऑक्सीलेटरी मोशन में जाते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि जो वो है ना इन्फॉर्मेशन है, साउंड का जो डिस्टर्बेंस है, वाइब्रेशन है, जो भी है, वो कैसे लेते हैं, वो ये पार्टिकल है। ठीक है, ये इनिशियल पार्टिकल है, मैंने बोला मेरे मुंह के पास फर्स्ट पार्टिकल है ये हवा में, ये पहले ऐसे लेगी, दूसरी जो पार्टिकल है वो वहाँ से खींच लेगी इसको और दूसरे पार्टिकल को देगी। उसी तरीके से सारे पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो है खुद कभी डिस्प्लेस नहीं करते हैं, वो बस इंफॉर्मेशन को पहुँचाते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा कहीं पे मूवीज़ में या फिर रियल लाइफ में भी कैसे कैसे पूरी आंसर जो है एग्ज़ाम में एक जगह पे यहाँ पे कोई बैठा रहता है, वो उसने जो लिखा वो यहाँ तक पहुँच जाता है ना। यहाँ पे इतने सारे रोज बीच में रहते हैं, फिर भी यहाँ तक जो आंसर लिखा है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। कैसे, उठ के देता है क्या कोई? बिल्कुल नहीं, डिस्प्लेस करते हैं। तो आपने वो गेम खेला होगा ना बचपन में, हैंडकरचिप वाला, कि हम एक सर्कल के अराउंड राउंड बैठते हैं और एक ने इसको कर्चिप दिया, एक ने इसको दिया, हैंकी दिया, ऐसे 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 जाते हैं। तो हम तो उठते नहीं है, हम देते हैं बस, है ना। तो बट वो हैंकी जो है ट्रैवल कर लेता है पूरा। तो यही होता है साउंड वेव में भी। कंप्रेशन ऑफ रेरिफ्रैक्शन बहुत ईजी है। इसमें क्या है, कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर। ठीक है, देन दे नॉर्मली आर। कंप्रेशन में जो है वो पास में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो पास में जो है पार्टिकल्स आ जाते हैं, और रेरिफ्रैक्शन में जो है वो दूर चले जाते हैं, है ना। ये देखो, ये कंप्रेशन यहाँ पे पास में है, फिर यहाँ पे दूर चले गए थोड़ी देर तक, फिर पास में है, फिर दूर चले जा रहे हैं। तो इसी को वेव में दिखाते हैं हम। कंप्रेशन को हम ऊपर दिखाते हैं, रेरिफ्रैक्शन को नीचे, कंप्रेशन ऊपर, रेरिफ्रैक्शन नीचे। तो इस तरीके से जो है हमारा साउंड वेव बनता है। ना कि ऐसा कुछ होता नहीं कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं साउंड वेव, ऐसे जाते नहीं है, वो जाते सीधे ही है। कैसे जाते हैं वो? सीधे ही जाते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। अब इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे पहला है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। कितने वेव्स आप 1 सेकेंड में प्रोड्यूस कर पा रहे हो, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्स, है ना। और अ वाइब्रेटिंग बॉडी एमिटिंग 1 वेव पर सेकेंड इज सेड टू हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट। वही है, डेफिनेशन ही बोल रहे हैं अभी। अ बिगर यूनिट इज कॉल्ड किलो हर्ट्स। इसका बिगर यूनिट यानी कि 1000 हर्ट्स इज इक्वल टू आपका 1 किलो हर्ट होता है, हर्ट्स। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय लेटर न्यू, ऐसे। ठीक है ना। और आप ऐसे v जैसे नहीं होता, ये थोड़ा सा वेलोसिटी जैसे दिख रहा है, पर आपको थोड़ा सा ना आड़ा टेढ़ा ऐसे बना देना है उसको, ताकि ये पता चले कि ये वेलोसिटी नहीं है भाई, ये फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि वेलोसिटी भी ही इसका, वेलोसिटी का भी यूज़ आने वाला है इस चैप्टर में, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप वहाँ पे। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कंप्लीट वेव इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। 1 कंप्लीट वेव कैसे कंप्लीट होती है? देखो ऐसे, 1 होल कंप्रेशन, 1 होल रेरिफैक्शन इज कॉल्ड द कंप्लीट वेव। और उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं, और उसकी ऐसा यूनिट सेकंड ही होने वाले, क्योंकि वो है तो टाइम ही ना। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम of their original undisturbed position, then the wave passes through the medium is called amplitude of the wave. Amplitude क्या है? कुछ है नहीं, देखो this is the amplitude। मैंने ऐसे बनाया तो कितना ऊपर ये जा पा रहा है, दिस इज द एम्पलीट्यूड। और जितना एम्पलीट्यूड बड़ा होगा उतना साउंड जो है लाउडर होगा। ठीक है, और वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा।
सो वेवलेंथ होता है वन कंप्लीट वेव के लिए, जो एक डिस्टेंस होता है ना इसमें, दिस इज वेवलेंथ। इसको ऐसे उल्टे वाई से, ये तो मैंने सीधा वाई बना दिया, इसको हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे उल्टे वाई से, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द कंप्रेशन एंड द एडजेसेंट रेरिफेक्शन इज इक्वल टू वन वेव लेंथ। ओके सॉरी, the distance between centers of the compression and the adjacent rarefaction is equal to half the wavelength। देखो ये और ये adjacent rarefaction है ये, तो ये वेवलेंथ का आधा होगा ना। मैंने क्या बोला था, ये पूरा है वेवलेंथ, तो इसमें से ये आधा होता है, ठीक है, y/2 होता है। मैं क्यों y लिख देती हूँ मुझे ही नहीं समझता। स्पीड क्या है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, वही है यहीं पे भी, पर यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, लैम्डा है, टी क्या है, टाइम पीरियड है, तो वेलोसिटी या फिर स्पीड जो है टाइम हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, आई मीन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वही हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम बन जाएगा। तो इफ टी इज द टाइम टेकन बाय वन वेव, देन अगर वैसा है तो 1/t बिकम्स द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो न्यू था हमारा, ये 1/t हो जाता है, ठीक है। देन v इज इक्वल टू λ/t, ये तो पता था हमको। सो यहाँ पे वेव ये क्या हो जाएगा, λ/t, और v इज इक्वल टू फिर हो जाएगा लैम्डा इंटू 1/t, विच इज 1/t इज द फ्रीक्वेंसी, है ना, हमने यहाँ पे डिनोट किया था 1/t इज द फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो स्पीड ऑफ द साउंड जो है गैसेस में सबसे स्लोएस्ट होता है, थोड़ा सा फास्टर लिक्विड्स में फास्टेस्ट होता है सॉलिड्स में। रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड जो है वही सेम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं साउंड के जो लाइट के होते हैं, ठीक है ना। जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड वे और द नॉर्मल सारे सेम प्लेन में होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स, मेगाफोन, बल्ब हॉर्न, स्टेथोस्कोप, ये सारे एप्लीकेशन हैं। देखो इसके पिक्चर्स भी मैंने खुद बनाए हैं। इको, यस, इको क्या है, जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है ना साउंड वेव का, उसी को हम इको कहते हैं। एंड इको इज सिंपल रिफ्लेक्टेड साउंड एज वी हियर द ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। इको में जो है वर्ड मैंने बोला सब्सक्राइब, मैंने क्या बोला, सब्सक्राइब, ठीक है। तो वही वर्ड बार 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 सुनाई देगा, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस, पर इको हर जगह नहीं होता। आप जो नए नए घर पे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार यहाँ पे इको रहा है, पर वो एक्चुअल में इको नहीं होता, ठीक है, वो रिवर्बरेशन होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। पर इको के लिए 17.2 मीटर्स का डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रेपिटेशन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, सीलिंग्स इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। और ये बहुत अनडिजायरेबल होता है, पता है, ये बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं उसका बस टेल सुनाई देता है, हमको क्या सुनाई देता है, उसका टेल सिर्फ, तो वो सुनने में बड़ा मज़ा नहीं आता, इसलिए उसको प्रिवेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सॉफ्ट पोरस मटेरियल्स, गुड ऑब्जॉर्बर्स, ये प्लास्टिक, वुड, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले साउंड को और रिवर्बरेशन ज़्यादा होने ना दे। और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे मैं वन लाइन में लिख के आपको बता देती हूँ। ये 0 to, यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारा ऑडिबल रेंज क्या है, देखो 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स हमारे ह्यूमन का ऑडिबल रेंज है, ठीक है। यहाँ इसके बीच में जो भी साउंड है वो हम सुन सकते हैं, है ना। 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स तक जो भी साउंड है हम सुन लेते हैं, हमारे ईयर जो है डिटेक्ट कर लेते हैं। पर आप बोलोगे 20 से स्टार्ट हुए, 0 to 20 हर्ट्स तक क्या, इस साउंड को हम इंफ्रा साउंड कहते हैं। और 20,000 हर्ट्स से जो भी साउंड जो है ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं क्या, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और हम इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड दोनों ही नहीं सुन पाते हैं, और जो है इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करता है जिसको बैट्स, बियर, कुछ एनिमल्स जो है सुन लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी, है ना। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी उसको यूज़ किया जाता है। और हाँ, इसमें सोनार में भी यूज़ किया जाता है। सोनार कैसे, मैंने पिक्चर बनाया नहीं क्या, अरे बुरी बात हो गई, तो मैं बना लेती हूँ अभी।
ये मान लो मेरा कोई शिप है, यहाँ पे ये ट्रांसमीटर होता है और ये डिटेक्टर होता है। तो ये कोई अल्ट्रासाउंड भेजता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को टकराएगा तभी साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, पर वो साउंड हमको सुनाई नहीं देगा, वो अलग बात है। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक मछली बना दी, मछली जल की रानी है, तो यहाँ पे मछली को टकराई और ये वापस रिफ्लेक्ट कर दी और इसने इसको डिटेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जितना डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये 2 बार गया है ना, डिस्टेंस क्या है 2 बार गया है, तो 2D ले लेते हैं हम। और हमको पता है हम क्या रिकॉर्ड कर सकते, हमको फाइंड क्या करना होता है, डिस्टेंस, रियल लाइफ में तो। पर हमको बुक में टाइम, वेलोसिटी कुछ भी फाइंड करने को बोलते हैं, रियल लाइफ में हमको क्या फाइंड करना होता है, डिस्टेंस। तो हम 2D इंटू V इंटू टी लेते हैं, क्यों, क्योंकि 2 बार जाके आया ना वो, 1 बार जाने के लिए 1 बार आने के लिए, D + D, तो वो आ गया आपका 2D। और जैसे कि आपको पता है नॉर्मल डिस्टेंस क्या होता है, नॉर्मल डिस्टेंस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बन गया ये, तो इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हमको पता ही है हमने कितने वेलोसिटी से भेजा और कितने टाइम पे वो वापस आया, ये हम रिकॉर्ड करके वो कितने दूरी पे वो फिश या फिर कुछ भी है, वॉल्केनो कुछ भी है, वो कितने दूरी पे लोकेटेड है वो हम देखते हैं। और बैट्स भी कुछ इसी प्रकार का जो है यूज़ करते हैं कि वो बैट्स जो हैं देख नहीं पाते ना, तो ऐसे देखते हैं यहाँ पे कोई प्रे है मान लो, उनका खाने का चीज़ है, तो ऐसे अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, वो वापस आता है, तो उनको पता लग जाता है कि कितना डिस्टेंस में है वो, देखो वाह। अब ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ईयर में मेनली क्या है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। सो वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड ईयर, ये तो हमको पता ही है। इट अलाउस अस टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशंस इन air with audible frequencies into electrical signals that travel to brain via auditory nerve. Auditory nerve जो है बहुत important है. The vibrations are amplified by the human anvil, stirrup and the middle ear. In the middle ear. Middle ear then transmits the amplified pressure. So यहाँ पे जो है ये सबसे पहले क्या होता है इसको, ये सबसे पहले चले जाता है। पिना जो है आउटर ईयर को कहते हैं हम, जो हमारा ईयर जो दिखता है ना, जिसमें हम तरह तरह के कलाकारी आपको करते हुए दिखेंगे लोग, तो वहाँ से जो है अंदर जा रहा है ईयर ड्रम के पास, ईयर ड्रम से होते हुए वो ऑडिटरी कैनाल से वो अंदर जा रहा है। और यहाँ पे जो है ये एनवील और वो कहाँ गया हैमर, ये दोनों जो है इसको एम्पलीफाई करके और जो है आगे भेजते हैं ब्रेन के अंदर। तो शायद ये डायग्राम आएगा, पता नहीं, आ सकता है, तो डायग्राम तो हमको याद करके रखना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़, ये सारा डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स है, जैसे कि वेव डिस्टर्बेंस यहाँ पे हुआ है, और ये वेव साउंड वेव है सिंपल सा, और ये हाई एम्पलीट्यूड साउंड वेव है। एम्पलीट्यूड जो है हाई फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा ही है पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसका, देखो बहुत सारे वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं। और यहाँ पे जो है सॉफ्ट साउंड है, ये देखो धीरे धीरे हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम है ना, लाउडनेस कम है, सॉफ्ट साउंड है। और ये लाउडर साउंड है, देखो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो गाइस हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया, पूरे 56 पेजेस आए थे पता है इस PDF में, तो हमने कंप्लीट कर दिया है क्लास 9th होल फिजिक्स। सो वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस। और गाइस काफ़ी मेहनत लगी है इतने देर बैठ के बोलने में। सो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक कर देना, मैं ऊपर स्क्रॉल करते करते भी पागल हो रही हूँ, अरे अरे अरे। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना प्लीज़, आपका सपोर्ट जो है बहुत कम मिल रहा है। और जस्ट आप में से 97% लोगों ने 97% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सिर्फ 3% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर इस सेशन में उतना आपको मज़ा नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आपको, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि इतना लॉन्ग सेशन मैं पहली बार के लिए ले रही हूँ, तो कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, पर फिर भी आपको क्या मॉडिफिकेशंस चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। एंड इसके लिए ज़रूर एक लाइक कर देना। थैंक यू।